1962 में एक चौंकाने वाला अध्ययन सामने आया जिसमें दावा किया गया कि 35,000 से 65,000 साल पहले इंसानों में एक जेनेटिक बॉटलनेक आनुवंशिक संकटन आया था। इसका मतलब यह था कि किसी कारण से मानव आबादी इतनी घट गई थी कि आज की तारीख में हमारी आनुवंशिक विविधता बेहद सीमित हो गई है। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह वजह क्या हो सकती थी, लेकिन 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने इसे 74,000 साल पहले हुए एक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट से जोड़ना शुरू किया। लेक टोबा का विस्फोट। यह विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ था और इतना भयंकर था कि इसका मानव जाति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अनुमानों के अनुसार इसका विस्फोटक बल माउंट सेंट हेलेंस के विस्फोट से 10,000 गुना अधिक था, जिससे स्थानीय इलाकों का नामो निशान मिट गया और जलवायु में भारी परिवर्तन आया। इसने इंसानों को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया और ऐसा माना जाता है कि केवल 3,000 से 10,000 लोग ही जीवित बचे। काफी लंबे समय तक यही थ्योरी प्रमुख रही कि इसी वजह से हमारी जेनेटिक विविधता कम हुई। हालांकि हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों के बीच सहमति बनने लगी है कि लेक टोबा का विस्फोट मानवता पर उतना असरकारी नहीं था। एक बड़ा तर्क यह है कि जहां कुछ आबादी जरूर प्रभावित हुई, वहीं कुछ ऐसे समूह जो ज्वालामुखी के पास ही रहते थे वे बचे रहे। इससे सवाल उठता है कि यह विस्फोट वास्तव में कितना खतरनाक था। इसके अलावा नए जलवायु मॉडल्स बताते हैं कि इसका असर उतना गंभीर नहीं था जितना पहले सोचा गया था, और विस्फोट का समय भी आबादी में गिरावट से मेल नहीं खाता था। इन सब कारणों से इस थ्योरी की नींव हिलने लगी। इससे जेनेटिक बॉटलनेक का विचार लगभग खारिज हो गया और कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह तक कहा कि शायद ऐसा कोई बॉटलनेक हुआ ही नहीं था। उनका कहना था कि 1970 के दशक की डीएनए स्टडीज आज के हिसाब से बेहद पुरानी और अधूरी थी, और जब लेक टोबा कैटस्ट्रॉफी थ्योरी की लोकप्रियता खत्म होने लगी तो मानव बॉटलनेक को लेकर चर्चा भी लगभग बंद हो गई, कम से कम तब तक जब तक कि 2023 के अंत में एक नया और बेहद उन्नत अध्ययन सामने नहीं आया। यह अध्ययन मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा किया गया और इसमें 800,000 से 900,000 साल पहले कैलेब्रियन स्टेज के दौरान एक गंभीर विकासात्मक बॉटलनेक के संकेत मिले। क्योंकि यह घटना 3 लाख साल से भी पहले की है, उस वक्त आधुनिक इंसान होमोसेपियंस अभी विकसित नहीं हुए थे। यह प्रभाव हमारे पूर्वज प्रजातियों पर पड़ा। 3,000 से अधिक आधुनिक मानव जीनोम का विश्लेषण करके यह पता चला कि उस वक्त आबादी घटकर केवल 1,280 व्यक्तियों तक रह गई थी, यानी मानवता की 98.7% आबादी का अंत हो गया था। अगर आज के समय में ऐसा होता तो यह ऐसा होता जैसे कोई उल्का पिंड धरती से टकराकर 7 अरब लोगों को खत्म कर दे। इतनी कम संख्या में हमारे पूर्वज उस समय लगभग लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आ गए थे, और बदकिस्मती से यह स्थिति जल्दी सुधरी नहीं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह संकटपूर्ण स्थिति 1,17,000 वर्षों तक बनी रही। इस दौरान शुरुआती मानव बस किसी तरह से टिके रहे और हर पल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। वैज्ञानिकों ने पुराने जीवाश्मों का भी सहारा लिया, जो बताते हैं कि 9,50,000 से 6,50,000 साल पहले के बीच होमिनिन हड्डियों की संख्या बेहद कम है, जो इस बॉटलनेक का समर्थन करती है। और जो अवशेष मिले हैं वे और भी सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक यह तक तय नहीं कर पाए कि वे किस होमो प्रजाति से संबंधित थे। कुछ शोध बताते हैं कि होमो एंटीसेसर को इस सूची से बाहर रखा जा सकता है, जबकि यह रहस्यमयी प्रजाति होमो हाइडेलबर्गेंसिस से अधिक मिलती जुलती थी। और एक दिलचस्प मोड़ यह भी है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस बॉटलनेक से बचे लोग ही आगे चलकर होमो हाइडेलबर्गेंसिस में विकसित हुए। यह बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि बॉटलनेक की स्थिति में इस तरह का विकास अन्य स्तनधारियों में भी देखा गया है। जब आनुवंशिक विविधता कम हो जाती है तो नई आबादी पुराने समूह से अलग दिखने लगती है। सामान्यतः इस तरह के विलुप्ति घटनाएं विकास को तेज कर देती हैं। डटे रहो या खत्म हो जाओ वाली स्थिति में। तो आखिर वो क्या कारण था जिसने इतिहास के इस छुपे हुए अध्याय को जन्म दिया और जिसे हम होमोसेपियंस की उत्पत्ति का कारण मान सकते हैं? जवाब है जलवायु में अचानक हुआ भारी परिवर्तन। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिड प्लाइस्टोसीन ट्रांजिशन एमपीटी नाम की घटना इसका सबसे संभावित कारण है। यह घटना न केवल हमारे पूर्वजों पर बल्कि पूरी पृथ्वी पर असर डालने वाली थी।
पहले जहां बर्फीले चक्र 41,000 वर्षों तक चलते थे और पतली बर्फ की चादरों से पहचाने जाते थे, वहीं एमपीटी के बाद यह चक्र 1 लाख वर्षों तक चलने लगे और बर्फ की मोटी चादरें बनने लगीं। यह बदलाव संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की कमी और रेगोलिथ्स में कमी की वजह से हुआ। इसे एक बड़ी घटना माना जाता है, लेकिन इसमें कई छोटी छोटी तीव्र घटनाएं शामिल थीं, जिनमें से एक थी 0.9 मेगा एम्पियर इवेंट, जो सबसे ठंडी स्थिति मानी जाती है। यह अफ्रीका और यूरेशिया में सूखे की स्थिति लेकर आया और शिकार करना भी बेहद मुश्किल हो गया। डेंटल एविडेंस भी इसका समर्थन करता है। उस समय के जानवरों के दांतों में मिले आइसोटोप्स से पता चलता है कि उन्हें भी बहुत जल्दी अपना आहार बदलना पड़ा। यानी केवल इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी संघर्ष कर रहे थे। पर शायद इंसानों की हालत सबसे खराब थी। कारण, शायद उस समय हमारे पूर्वजों के पास आग पर नियंत्रण नहीं था। उस काल में आग के बहुत कम प्रमाण मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि वे अभी उस तकनीकी स्तर तक नहीं पहुंचे थे। यही आग की कमी उनके लंबे संघर्ष का प्रमुख कारण मानी जाती है। लेकिन जब आग का व्यापक उपयोग शुरू हुआ, तब इंसानों की रिकवरी बहुत तेजी से हुई। ऐसा अनुमान है कि 83,000 साल पहले तक उनकी संख्या 2,000% तक बढ़ चुकी थी। ये वाकई एक कमबैक स्टोरी है। साथ ही हो सकता है कि कपड़े जैसी अन्य तकनीकों की कमी ने भी उनकी दुर्दशा में योगदान दिया हो। इतना कुछ सहने के बावजूद कुछ जानवरों की किस्मत इंसानों से भी बुरी थी, जैसे कि मेगानॉन, जीनोस और कुछ प्राचीन प्यूमा पूरी तरह से विलुप्त हो गए। समुद्र में भी हालत खराब थी। एक अन्य अध्ययन के अनुसार उस समय 100 से अधिक समुद्री प्रजातियां खत्म हो गईं। स्वाभाविक रूप से इस थ्योरी को लेकर मतभेद हैं। कुछ लोग इस विचार को पूरी तरह नकारते हैं, तो कुछ मानते हैं कि इसके पीछे जलवायु नहीं, बल्कि कोई आनुवंशिक परिवर्तन जिम्मेदार था। यहां तक कि जिन वैज्ञानिकों ने यह शोध किया, उन्होंने भी कहा है कि और अध्ययन की जरूरत है। सौभाग्य से 2023 के बाद और शोध हुए हैं, जिनसे कुछ उत्तर मिले हैं और कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। एक स्वतंत्र टीम का मानना है कि बॉटलनेक तो हुआ, लेकिन शायद यह 1 मिलियन साल पहले हुआ था। यानी 0.9 इवेंट इसका मुख्य कारण नहीं था। हालांकि एक तीसरे अध्ययन ने मूल थ्योरी और उसके समय का समर्थन किया है, लेकिन वे यह नहीं मानते कि केवल ठंड ही कारण थी। उनका सुझाव है कि असली कारण अफ्रीका से बड़े पैमाने पर पलायन, मैस माइग्रेशन था। जब तापमान गिरा और अफ्रीका में सूखा बढ़ा, तो घास के मैदानों ने पूरे महाद्वीप को घेर लिया, जिससे हमारे पूर्वजों को अफ्रीका छोड़ना पड़ा। बर्फ की चादरों के कारण बने लैंड ब्रिज के जरिए वे पलायन कर सके, लेकिन अधिकांश लोग बेहद कठिन परिस्थितियों में मारे गए। ताज़ा पानी की कमी और कठोर मौसम उनके दुश्मन बन गए। इन सभी नई थ्योरीज और शोधों के कारण उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अपने पूर्वजों के इस मौत से करीब अनुभव के रहस्य को पूरी तरह समझ पाएंगे। और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है।